दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स वाला पार्ट हमने स्टार्ट किया था, मैट्रिसेस का पार्ट, जहां पे हमने दोस्तों आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स तो पूरा का पूरा कंप्लीट किया। देन उसके बाद हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम्स कंप्लीट किया। देन उसके बाद हम डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स पे आए, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी एक लेक्चर्स बना दिया था दोस्तों। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स पे ये दूसरा लेक्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इसके पहले वाले वीडियोस में अगर आपने नहीं वो उस वीडियो को देखा तो पहले आप उस वीडियो को देखो, देन आप यहाँ पे आओ। वन बाय वन हम आगे की चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों देखो, इस यहाँ पे और वहाँ पे क्या अलग है वो आपको तो आगे समझेगा। पहले हम बेसिक सम, अगर हमें ऐसा कोई सम आएगी सो दैट द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, अगर हमें प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बेसिक जो हमारा लैम्बडा का वैल्यू निकालते हैं, आइगन वैल्यूज निकालते हैं, पहले आप वो वैल्यूज तो निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, ए माइनस लैम्बडा आई को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लो, इक्वल टू जीरो लिखोगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लिखने जा रहे हो तो कैसे लिखोगे, ए माइनस लैम्बडा आई। तो देखो दोस्तों, जहाँ जहाँ पे ये डायगोनल्स है वहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस लैम्बडा। फिर दूसरा डायगोनल क्या है दोस्तों, 3 माइनस लैम्बडा। एंड तीसरा डायगोनल क्या है दोस्तों, 7 माइनस लैम्बडा। अब बचे हुए जो वैल्यूज हैं वो मैं एज इट इज कॉपी कर दे रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये -8 है, ये -16 है, और दोस्तों ये 8 है। हमने कर दिया। इसके बाद आपको मैंने देखो, अगर आप मेरा स्टार्टिंग से लेक्चर्स देख रहे हो तो इसके पहले के वीडियोस अगर आपने देखे तो लैम्बडा का वैल्यू आपको निकालने आता है। हम क्या करते हैं दोस्तों, लैम्बडा क्यूब लेते हैं, यहाँ पे हम S1 लैम्बडा स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे हम S2 लैम्बडा लेते हैं, और यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेते हैं विच इज़ इक्वल टू जीरो। आपको पता है यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर हम यहाँ पे क्या लेते हैं दोस्तों, माइनस। अब यहाँ पे हमारा एम है दोस्तों S1 का वैल्यू निकालना। देन हमारा एम होता है दोस्तों S2 का वैल्यू निकालना, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालना, और फाइनली उसके अकॉर्डिंग हमें किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों, लैम्बडा का। तो एक तरह से आपका ये रिवीजन का पार्ट है। ये सब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो चलो वन बाय वन ये भी इस क्वेश्चन में हम कंप्लीट करते हैं। देखो, आप अपने मैट्रिक्स जो आपके पास कैलकुलेटर है उसे आप ऑन कर लो। सबसे पहले S1 का वैल्यू कैसे आएगा, तो दोस्तों ये जो भी डायगोनल्स एलिमेंट्स है उसे आप ऐड कर दो। देखो -9 प्लस 3 प्लस 7, अगर आपने सभी को ऐड किया तो इसका आंसर कितना है दोस्तों, 1। अब देखो दोस्तों, इसके बाद S2 का वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको माइनस निकालना है, ये भी मैंने सिखाया। अगर समझो हम -9 लेते तो ये और ये कैंसिल होगा, तो इसका हमें माइनस निकालना है। तो देखो 3 7 जा कितना होगा दोस्तों, 21, माइनस 8 4 जा कितना होगा दोस्तों, 32। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है, -11। अब दोस्तों इसके बाद हम दूसरा वैल्यू 3 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो ये और ये कैंसिल, तो बचे हुए जो कॉर्नर के चारों वैल्यूज है उसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई में करो। देखो 9 7 जा 63 आएगा, बट ये 63 माइनस में है दोस्तों, क्योंकि यहाँ माइनस है, देन मिडल माइनस, देन 16 4 जा 64 होता है। बट मैं तो बोलता हूँ कि आप कैल्सी में वो भी बेसिक कैलकुलेशन भी करो, मैट्रिक्स के हर एक कैलकुलेशन को आप कैल्सी से ही करो। अब देखो 64 हमने लिखा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस है, तो बीच में एक और माइनस है, और ये माइनस की वजह से बीच में अब क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस। तो यहाँ पे प्लस, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों, 1। अब लास्ट अगर मैं 7 के अकॉर्डिंग लूँ तो ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचा है उसका आप वैल्यू निकालोगे तो -27। देखो 9 3 जा 27 होता है यार, एंड माइनस, देन यहाँ पे 32 पर ये -32, जिसकी वजह से +32 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, +5। और अगर मैं सभी को प्लस करूँ तो -11 +6 अगर मैं करता हूँ तो आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, -5। यस, अगर आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यूज निकालना है वो भी मैंने आपको सिखाया। आपको क्या करना है, मॉड में जाना है, 6 पे जाना है, 1 पे जाना है, आप अपने कैल्सी में कर सकते हो, फिर 1 पे, और जो वैल्यूज लिखे हैं वो कॉपी कर दो। -9 4 4 -8 3 4 -16 8 7, आपने सभी वैल्यूज़ को कॉपी कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट का आंसर निकालना है। तो आप मॉड पे जाओ, आप शिफ्ट पे जाओ, 4 पे जाओ, 7 क्लिक करो, फिर से आप शिफ्ट पे जाओ, 4 पे जाओ, अब आप 3 क्लिक करो, तो आपको तुरंत वहाँ पे डिटर्मिनेंट का आंसर दोस्तों 3 मिल गया। जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उसे अगर आप फॉलो करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिखूँ तो देखो यहाँ पे लैम्बडा क्यूब माइनस S1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, लैम्बडा स्क्वायर 7 3 10, हाँ 1 आएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे प्लस S2 की अगर मैं बात करूँ तो S2 का जो वैल्यू है वो दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पे S2 का जो वैल्यू है -5 है, तो -5,
और यहाँ पे लैम्बडा है माइनस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 इक्वल टू 0। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे हमें लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो लैम्बडा का वैल्यू क्या मिल रहा है, तो ये भी कैसे सॉल्व करोगे ये भी सिखाओ। मॉड में जाओ, 5 पे जाओ, 4 पे जाओ। अब देखो यहाँ पे दोस्तों पहला 1 क्लिक करो, फिर यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे दोस्तों -5, फिर यहाँ पे दोस्तों -3। तो ओवरऑल अगर आप वैल्यूज़ की बात करोगे तो पहला वैल्यूज़ हमें 3 मिला, दूसरा वैल्यू दोस्तों -1 मिला, उसके बाद मेरे कैल्सी में वैल्यू ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बस इतना मत रखना, अगर ये क्यूब वाला इक्वेशन है तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ होंगे, तो समझ जाना कि अगर 3 और -1 आया तो मतलब 3 आंसर्स आने चाहिए थे। अब नहीं आ रहा है तो समझ जाना कि जो लास्ट वाला वैल्यू है उसको रिपीट कर दो। ये तो मैंने आपको पहले से ही सिखाया है। अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, देखो ये वाला पार्ट आपने पूरा का पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। अगर ये जो वैल्यूज है दोस्तों अगर डिस्टिंक्ट आते तो आप डायरेक्ट बोल देते कि जो मैट्रिक्स ए है वो डायगोनलाइजेबल है, जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके बाद आप सेम वही प्रोसीजर से जैसे आप आइगन वेक्टर्स निकालते थे, आइगन वेक्टर्स निकाल के आप मैट्रिक्स एम फाइंड आउट कर लेते हैं और एम से आपको तुरंत वहां पे कौन सा मैट्रिक्स मिल जाता है दोस्तों, डी वाला। बट यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, अगर आप देखोगे तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, यहाँ पे 3 है, फिर रिपीट हो रहा है -1 रिपीट हो रहा है, तो ये इसलिए ये सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है। और अगर आप मेरे वीडियो से चीज़ों को कवर करोगे तो आपका बहुत अच्छे से पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं आ रहा है, रिपीटेड आ रहा है, तो सबसे पहले कौन सा रिपीट नहीं हो रहा है, 3 रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए तो पहला सेम प्रोसीजर जैसे हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर लैम्बडा विच इज इक्वल टू 3। चलो इसके लिए जैसे सेम प्रोसीजर है वो वही प्रोसीजर से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। क्या हम करते थे आपको पता है, a माइनस लैम्बडा आए और हम इसको x से मल्टीप्लाई करते थे और 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ये 0 0 0, ये x1, ये x2 और ये x3। यहाँ पे a माइनस लैम्बडा का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे सब जगह 3 रखोगे तो देखो यहाँ पे 3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा -12। यहाँ पे 3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3 3 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4। और अगर आप रिमेनिंग वैल्यूज़ की बात करोगे तो यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे -8, यहाँ पे कितना है -16 और ये कितना है 8। आपको पता है कोई भी हम 2 इक्वेशन सिलेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं पहला इक्वेशन ले रहा हूँ -12x1 + 4x2 + 4x3 विच इज़ इक्वल टू 0। यस, सेकेंड इक्वेशन ले रहा हूँ -8x1 0x2 और 4x3 विच इज़ इक्वल टू 0। सेम वही प्रोसीजर जैसे आप अपने आइगन वेक्टर्स को आप क्या करते हो दोस्तों, फाइंड आउट करते हो। ये चाचा को मोबाइल दे देना, बोलना जो पेमेंट है कर देने को। अब यहाँ पे ये होने के बाद अब देखो दोस्तों हम क्या लिखते हैं, x1 यहाँ पे हमारा वैल्यू है, यहाँ पे हम x2, यहाँ पे हमारे डिटरमिनेंट का वैल्यू, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं दोस्तों x3। ये सब मैंने आपको पीछे सिखाया है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यस, अगर आप ध्यान से देखोगे, यस x1 जो है हम x1 के वैल्यूज़ नहीं लेंगे, जो बचे हुए वैल्यूज़ है वो लेंगे। तो 4 0 4 4 हमने x1 नहीं लिया। जब आप x2 लिख रहे हो तो x2 मत लो, बचे हुए वैल्यूज़ लो, -12 -8 4 4। देखो हमने x2 के वैल्यूज़ को नहीं लिया, बाकी सभी वैल्यूज़ लिया। x3 के टाइम x3 का मत लेना, बाकी लेना। तो -12 4 -8 0। अब दोस्तों यहाँ पे अब मैं ये वाला पार्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चाह रहा हूँ कि सॉल्व करूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आगे का पार्ट x1 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -x2 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x3। बहुत आराम से, कोई घाई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मार्क्स भी उतना ही मिलेगा आपको। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो 4 4 जा 16 है और 0 4 जा 0 होगा, तो मतलब यहाँ पे 16 - 0 कितना आएगा दोस्तों 16। तो आप यहाँ पे अपना आंसर कितना लिख दोगे दोस्तों 16। अब अगर आप नेक्स्ट वैल्यूज़ पे आते हो तो देखो यहाँ पे -12 × 4 तो 48 माइनस, और दोस्तों यहाँ पे एक और ये करोगे तो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा और 32। तो यहाँ पे भी आंसर जो आ रहा है दोस्तों -16 आ रहा है, तो यहाँ पे हम -16 आंसर लिख रहे हैं। और अब लास्ट वाला वैल्यू देखते हैं दोस्तों क्या आ रहा है। देखो 12 0 जा 0 हो जाएगा,
फिर बीच का माइनस, आप चाहिए तो कैलसी में कर सकते हो, और 8 4 जा 32, और साथ में -32, और बीच का माइनस की वजह से +32 हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वैल्यू है हमारा 32। अब आपको पता है कि ये पूरा इक्वेशन 16 से डिवाइड हो जाएगा, तो x1 अपॉन यहाँ पे 16 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 से डिवाइड किया तो 1, और x3 यहाँ पे क्या है दोस्तों 2। अब अगर आप फॉर लैम्बडा इक्वल टू 3, और अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आइगन वेक्टर्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे आइगन वेक्टर्स मिल गए हैं दोस्तों, 1 है 1 है 2 है। पहला हमें आइगन वेक्टर्स मिल गया है, और दोस्तों ये जो वैल्यूज़ है ये रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अब आपको क्या करना है, दूसरा जो हमारा, अब उसके लिए आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ फॉर लैम्बडा इक्वल टू -1, ये रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, यहाँ पे हमें चेक करना है। तो दोस्तों देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला प्रोसीजर तो आपका सेम है, वही तरीका, कोई चेंजेस नहीं। देखो जो आपका इक्वेशन है a माइनस लैम्बडा आई और x विच इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे देखो ये x1, यहाँ x2 और ये x3, ये 0 0 0। यहाँ पे पहला आपको पता है कि 9 माइनस, देखो ये इसके अंदर -9 -1 है ना दोस्तों, तो देखो माइनस है माइनस, और उसके बाद -1 लिखोगे तो फाइनली आंसर -8 आ रहा है। तो यहाँ पे पहला वैल्यूज़ तो आपको मिल गया -8। उसके बाद दोस्तों बीच वाला जो वैल्यूज़ है वो क्या आएगा आपका 3 माइनस -1, तो अगर आप लिखते हो तो यहाँ 4 आएगा, और 7 माइनस -1 अगर आप लिखते हो तो 8, 4 और 8, तो यहाँ पे दूसरा वैल्यू 4 है और यहाँ पे दोस्तों 8 है। बहुत आराम से, कोई घाई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या है, ये तीनों 4 4 हैं, तो वो तीनों 4 4 सेम लिख दो। तो ये क्या है 4, ये भी 4 और ये भी 4। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों 16 -16 8 -8, तो देखो -16 8 -8, आई थिंक ऐसा ही है, एक बार चेक कर लो। -16 8 -8, यस परफेक्ट। अब यहाँ पे आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो जहाँ पे रिपीट है, अब आपको यहाँ पे इसे इक्लोन फॉर्म में लेकर जाने की कोशिश करना है कि ये जो आपका डायगोनल्स है, डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट 0 हो। पर यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत अच्छा है कि देखो ये दोनों वैल्यूज सेम दिख रहे हैं, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो अपने आप ये सभी वैल्यूज 0 हो जाएंगे। और देखो ये जो देखो 8 है, इससे नहीं समझेगा, इससे समझेगा, 8 है, यहाँ पे 4 है, अगर मैं इसको डबल कर दूँ तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ टेंशन लेना ही नहीं है, नहीं तो हम क्या करते पहले इसको 1 बनाते और फिर हम क्या करते ये दोनों को 0 करते, फिर इसको 1 बनाते इसको 0 करते, वैसे भी आप जा सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल है, तो हम क्या करेंगे पता है, देखो सबसे पहले मुझे ये समझ में आ रहा है ना, देखो 4 - 4 0 होगा, 4 - 4 0 होगा, तो वैसे ही -8 -8 वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को R1 से क्या कर रहा हूँ दोस्तों माइनस कर रहा हूँ, मतलब R2 हमारा चेंज होगा, जो आगे रहता है वो चेंज होगा। पहला कंडीशन अप्लाई हो गया। देन इसके बाद चालू मत करना, देन इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हमें R3 को चेंज करना है। मैं किसका हेल्प ले रहा हूँ, फिर से R1 का ही ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 8 है और मैं अगर समझो ये 4 है, देखो 8 है और यह 4 है और बीच में माइनस है, मुझे 0 लेकर आना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से करूँगा, तो 8 - 8 0 हो जाएगा। वैसे सभी नंबर से हो रहे हैं, देखो ये भी। तो दूसरा कंडीशन बस यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, 2 चाहिए माइनस, तो ये वाला मैं डायरेक्ट यहाँ से इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। और उसके बाद जैसे ही आपको जो आंसर्स मिला तो उसे देखो, पहले ये दोनों चीज़ें मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ। ये देखो अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये जैसे ही आप R2 में से R1 को माइनस करोगे तो R2 के सभी वैल्यूज 0 हो जाएंगे, और जैसे ही R3 माइनस करोगे R1 वो भी 0 हो जाएंगे। ये X1, ये X2 और ये X3 ऐसे ही रहेगा, ये 0 0 0 रहेगा। यहाँ पे ये -8 है, ये 4 है, ये 4 है। दोस्तों प्लीज़ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये जो ऊपर वाला वैल्यूज़ है ये भी हम और छोटा कर सकते हैं। तो मैं R1 को
-4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो फाइनली अगर मैं -4 से डिवाइड करूँ तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो ये अगर -4 से डिवाइड होगा तो आप चेक कर लेना 2 आएगा, अपने कैलसी से देख सकते हो। -8 डिवाइड बाई -4 ये करोगे तो -1 आएगा, ये भी -1 आएगा। ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। ये 0 0 0 है। थोड़ा मेरे चेहरे पे पसीने दिखाई देंगे, एडजस्ट करना। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है बट लेक्चर जाना चाहिए, इसलिए हमने एसी को बंद करके रखा है, तो इसके लिए कोई बुरा नहीं मानेगा, और जो मान रहा होगा तो अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे अब देखो ये वाला पार्ट अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x1 -x2 -x3 विच इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी हमने याद होगा आपको आइगन वैल्यूज़ में हमने सॉल्व किया कि जब आइगन वैल्यूज़ रिपीटेड हैं तो इस टाइप में हम लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं पता है, सेम वही प्रोसीजर मैं फॉलो करूँगा। कोई भी वैल्यूज़ को आप कंसिडर कर लो, जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ पुट या तो लेट, मैं कंसिडर कर दे रहा हूँ x1 को मैं s ले रहा हूँ और x2 को मैं t ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल स्टेप्स, अगर आप अपने बुक्स में देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे x2 को 2s लिया है और s3 को उन्होंने 2t लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे उनके आंसर्स अलग आ रहे हैं, पर अपने भी जो आंसर्स आएंगे वो राइट है। नहीं तो बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाएंगे कि यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन आप कुछ भी ले सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ कंसिडर किया तो x3 का अगर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो देखो ये x1 कितना मैंने लिया s, x2 कितना है दोस्तों t है, और ये क्या है x3 है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 2s - t विच इज़ इक्वल टू x3, वहाँ पे गया तो प्लस हो गया, तो ये भी हमने निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। अब अगर आप इसे लिखने की कोशिश कर रहे हो तो दोस्तों देखो यहाँ पे प्लीज़, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका x2 और ये क्या हो जाएगा आपका x3। अब यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यूज़ को लिखूँ तो दोस्तों यहाँ पे x1 की जगह पे क्या वैल्यू है, देखो आपका स्मॉल x1 है वो s है, x1 आपका क्या है s है, x2 क्या है आई थिंक t है, देखो ये क्या है दोस्तों t है, और ये क्या है 2s - t है, x3 क्या है दोस्तों 2s - t है। अब अगर मैं इसे चेंज करके लिखूं तो दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हो s, इसमें t वाला टर्म गायब है तो मैं 0t लिख रहा हूँ, इसमें s वाला गायब है तो 0s प्लस t लिख रहा हूँ, और इसमें दोनों टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अगर मैं इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो देखो मैं यहाँ पे s वाला टर्म लिखूँगा और यहाँ पे दोस्तों मैं t वाला टर्म लिखूँगा, और मैं यहाँ पे s वाला टर्म क्या s है, यहाँ पे क्या 0s है और यहाँ पे क्या 2s है, यहाँ पे क्या दोस्तों 0t है, यहाँ पे t है और यहाँ पे -t है। और मैं अगर इसे अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो दोस्तों मैं लिख सकता हूँ, दिखाई दे रहा है सभी को, यस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 1, यहाँ पे दोस्तों क्या 0 और यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं लिखूँ तो 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा -1, और ये यहाँ से t कॉमन है, यहाँ से क्या कॉमन है s कॉमन है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ मिले, एक हमें x2 का आंसर मिल गया, ये स्मॉल में लिखना प्लीज़। तो ये हमें जो पहला वैल्यू मिला 1 0 2, और हमें यहाँ पे दूसरा जो वैल्यूज़ मिला है दोस्तों x3 का, वो क्या मिला है दोस्तों 0 1 -1। यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ मिल गए। तो हो सकता है कि अगर आप वहाँ पे 2s लोगे तो यहाँ पे आपका वैल्यूज़ अलग दिखाई देगा, जैसे आप अगर अपने बुक्स के एग्जाम्पल में देखोगे, पर मैं हमेशा मैथ्स को एक ही मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो आप यहाँ पे ये कैसा है कि अपने अकॉर्डिंग लेट कंसिडर करना है, तो आप जो कंसिडर करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका वहाँ पे आंसर में चेंजेस आएगा। तो ये मत सोचना कि आपका आंसर रॉन्ग है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और स्टेप्स अपने को परफॉर्म करना चाहिए। अब देखो अगर आप ध्यान से इसे देखोगे तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, इसी स्टेप्स के बाद हम बता सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है। तो कैसे बताओगे, तो प्लीज़ ध्यान देना कि अगर कभी भी यही स्टेप जिसके अंदर नया है कि कभी भी अगर आपका जो आइगन वैल्यूज़ है वो अगर आपका आइगन वैल्यूज़ अगर डिस्टिंक्ट नहीं है, रिपीटेड है, तो उसके लिए कैसे बताते हैं। तो दोस्तों उसमें दो टर्म्स आते हैं, एक का नाम है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, क्या नाम है दोस्तों ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, और दूसरे का नाम है दोस्तों अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। ये दो टर्म्स हैं, एक आपका जीएम है और एक क्या है दोस्तों एएम है। एएम मतलब क्या होगा, हमने यहाँ पे लैम्बडा का कौन सा वैल्यू लिया है दोस्तों, देखो -1 लिया है, तो जो हमारा वैल्यू जो रिपीट हो रहा था वही हमारा एएम था।
तो एम वाला वैल्यू दोस्तों रिपीट कितने टाइम हुआ था, -1 कितने टाइम रिपीट हुआ था, 2 टाइम। तो यहाँ पे अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का आंसर कितना है दोस्तों, 2 है। अगर आप ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का आंसर निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे दोस्तों, तो उसके लिए है n-r। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं, -r रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का भी अगर आप रैंक निकालने जा रहे हो तो नंबर ऑफ नॉन जीरोज अगर आप देखोगे तो एक ही है, ये दोनों में जीरोज है, तो मतलब एक ही में आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है नॉन जीरो वाले। तो यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 1 है। अब दोस्तों यहाँ पे फाइनली आंसर कितना है, 2। अगर ये दोनों सेम हो गए, जैसे यहाँ पे देखो gm विच इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, am। प्लीज इसे फुल फॉर्म में लिखना, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड यहाँ पे आप अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी लिखोगे। अगर ये दोनों सेम हो गया तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकते हो देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। प्लीज इससे क्या हो जाएगा, आपका मैट्रिक्स ए जो है, पहला जो आपको उन्होंने क्वेश्चंस पूछा है ना दोस्तों, सो दैट द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, तो पहला वाला आपने प्रूफ कर दिया है। अब आगे वाला पार्ट दोस्तों वही सेम प्रोसीजर है जो हमें फाइंड आउट करना है। पहला उन्होंने बोला है डायगोनल मैट्रिक्स निकालो, और उन्होंने फिर हमें क्या बोला है, डायगोनल मैट्रिक्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स एम भी आपको निकालना है। तो दोस्तों मतलब आपको ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स निकालना है। तो देखो यहाँ पे ये होने के बाद आपने सभी एलिमेंट्स को निकाल दिया। तो यहाँ पे अगर आप m निकालने जा रहे हो, जिसे हम ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स बोलते हैं, मॉडल मैट्रिक्स बोलते हैं, तो m कैसे हम निकालते हैं दोस्तों, जो हमारा आइगन वेक्टर्स आया है, आपका पहला आइगन वेक्टर्स क्या आया है दोस्तों, पहला आइगन वेक्टर्स आपका क्या आया है, देखो ये देखो 1 1 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला आइगन वेक्टर्स लिखेंगे 1 1 2, दूसरा आइगन वेक्टर्स क्या है 1 0 2, तीसरा आइगन वेक्टर क्या है 0 1 -1। तो ये आपने लिख दिया। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स, हमने m निकाल दिया। अब दोस्तों दूसरा उन्होंने बोला है डायगोनल मैट्रिक्स निकालने के। देखो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला है m इनवर्स, मैम वाला फॉर्मूला याद रखना। आप यहाँ पे m इनवर्स लिख सकते हो m का, यहाँ पे आप a वाला मैट्रिक्स लिख सकते हो, और यहाँ पे आप m वाला मैट्रिक्स लिख सकते हो। देखो m वाला मैट्रिक्स कौन सा, ये a वाला मैट्रिक्स आपके पास है। और m इनवर्स कैसे निकालते हैं दोस्तों, वो भी आपको मैंने बताया है। आप क्या करोगे पता है, कैल्सी के हेल्प से m इनवर्स तुरंत निकाल सकते हो। देखो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, देखना ध्यान से। अब देखो यहाँ पे अगर मैं m इनवर्स डायरेक्ट निकालूँ तो पहले मॉड में जाओ, 6 में जाओ और 1 में जाओ। आप पहले मैट्रिक्स जो जिसका आपको a इनवर्स निकालना है तो इसके वैल्यूज़ में पुट करो 1 1 0 1 0 1 2 2 -1 हमने सभी वैल्यूज़ को पुट किया। अब इसके बाद आप जाओ, पता है कहाँ पे, शिफ्ट पे जाओ, 4 पे जाओ, और आपको वहाँ पे 3 लिखना है। मतलब आपके यहाँ पे अब स्क्रीन पे मैट्रिक्स ए दिख रहा है, आपको क्या चाहिए, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक मॉड सेटअप के नीचे एक यहाँ पे आपको एक्स इन्वर्स दिखाई दे रहा है, बस उसको क्लिक कर दो। तो अब देखो आपको आंसर यहाँ पे दिखाई देगा। तो जो आंसर हमें मिला है दोस्तों, क्या मिला है, -2 1 1 3 -1 -1 2 0 -1 -2 1 1 3 -1 -1 2 0 -1 हमने लिख दिया। ए का वैल्यू तो दोस्तों आपको पता ही है ऑलरेडी। ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, ए का वैल्यू है 944 -944 -944, और क्या है दोस्तों, -834 -834 -1687 -1687, ये हो गया। अब यहाँ पे m का वैल्यू तो आपके पास है दोस्तों 1 1 0 1 0 1 2 2 -1। अब इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ को क्या कर सकते हो दोस्तों, तुरंत निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। वैसे तो इसका आंसर क्या है मुझे पता है, आपको भी पता है, बट कैसे इस बार मैं जानबूझ के इसका मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रहा हूँ कि देखो आपका फाइनल आंसर राइट आता है कि नहीं। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे पता है, फिर से मॉड में जाओगे, बाद में आप 6 पे जाओगे और 1 पे क्लिक करोगे, और 1 पे क्लिक करोगे तो पहले आपको ये वाला मैट्रिक्स पूरी तरह से भरना है, -2 1 1 3 -1, कोई भी गलती मत करना, -1 2 0 -1, सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे ओरली करके दिखा रहा हूँ। अब ये हो गया, आपने AC क्लिक किया, फिर से अब आप फिर से जाओ 6 पे जाओ और अब 2 क्लिक करो और फिर से 1। अब 2 में जो वैल्यूज़ है -9 4 4 -8 3 4 -16 8 7। ये आपको अपने एग्ज़ाम टाइम पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका आंसर डायरेक्ट बताया था जो पहले वही है।
पर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब फिर से देखो मैं दोस्तों 6 पे जा रहा हूँ, अब मैं 3 मतलब मैट्रिक्स सी पुट कर रहा हूँ और 1 1 1 0 1 0 1 2 2 -1। हमने सभी वैल्यूज़ को पुट किया। अब आप जाओ जो शिफ्ट 4, सबसे पहले आप 3 लोगे, मैट्रिक्स ए आ गया मल्टीप्लाई, फिर से शिफ्ट 4, अब मैट्रिक्स बी कौन सा है दोस्तों 4, फिर से अब मल्टीप्लाई, अब मैट्रिक्स सी फिर से 4 आके मैट्रिक्स सी के 5। अब ओवरऑल अगर आप आंसर देखोगे, प्लीज़ आप देखना, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपने जो चीज़ों को सॉल्व किया है, मैंने जो आगे सॉल्व करा है वो सही सॉल्व करा है कि नहीं करा है। अगर आप देखोगे वहाँ पे m का वैल्यू आपका थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा, पर ये भी m का वैल्यू दोस्तों आपका राइट है। आप अगर चेक करोगे तो आपका आंसर ऐसे आ रहा है 3 0 0 0 -1 0 0 0 -1, और ये परफेक्ट आंसर। और ये मैंने बोला कि आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, मैंने बोला कि आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पर आपको भरोसा होना चाहिए ना कि आपके जो बुक का आंसर है। नहीं तो बोलोगे सर हमारे बुक में ना यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। हमने जो कंसिडर किया उसके अकॉर्डिंग आंसर है। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमने कौन सा लैम्बडा कंसिडर किया था 3, फिर हमने कौन सा किया था -1 वाला, फिर ये -1 वाला लिखेंगे और सभी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे दोस्तों जीरोस लिखेंगे। तो ये बिना मल्टीप्लाई किए आप आंसर लिख सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया हमारा मॉडल मैट्रिक्स जो हमें फाइंड आउट करना था, और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमें जो भी क्वेश्चन में चीज़ें पूछी गई थी हमने बहुत अच्छे से कवर किया। देखो उन्होंने बोला था सो दैट द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। हाँ, अगर हमारे यहाँ पे आइगन वेक्टर्स यहाँ पे पहले डिस्टिंक्ट हो गए होते तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डायगोनलाइजेबल प्रूफ कर दिया होता। फिर सेम जैसे हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं उस अकॉर्डिंग हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, और हम क्या करते हैं डायरेक्ट मॉडल, जैसे मैंने पिछला सम किया है। बट यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, रिपीटेड आया, तो रिपीटेड के लिए सेम रिपीटेड में हम आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं वो प्रोसीजर था। तो हमने क्या किया, देखो सेम रिपीटेड के लिए हमने क्या किया, इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक इक्वेशन में हमने यहाँ से निकाला। बस यहाँ पे ये आपको चेक करके फिर इसे डायगोनलाइजेबल पे यहाँ पे क्या करना है, क्लियर करना है। बस यहाँ पे क्या करना है, अरिथमेटिक अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना है। अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब लैम्बडा कितने बार रिपीट हुआ है, तो -1 है, -1 2 टाइम रिपीट हुआ है तो इसलिए है। ये भी आपको मैंने बताया कि अननोन कितने अननोन है, 3 है, -1, तो ये हो गया। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया। तो इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बेस्ट वीडियो मैंने आपको बना के दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि देखो मैंने तीनों चीज़ कवर कर दी है आपके इस टॉपिक के लिए। जिनको भी ये टॉपिक आ रहा है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स हैं, यस मैंने क्लियर किया है। दूसरा उनको ये आ रहा है, क्या बोलते हैं, कैली हैमिल्टन थियरम, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है बहुत अच्छे से, उसके अलग अलग टाइप्स। और दोस्तों नेक्स्ट उनको आ रहा है डायगोनलाइजेबल ऑफ मैट्रिक्स, वो भी हमने कर दिया। अब इसके बाद हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे आएंगे फंक्शन। तो इसके बाद लास्ट वाला बस हमारा एक टॉपिक बाकी है, और लगभग हमने सभी टॉपिक्स को कवर कर दिया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।